हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल मैथ बाय आकाश। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। तो चलते हैं हम अपना PYQ सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आज जो पेपर करने वाले हैं कौन सा, जून मंथ का वाटर का पेपर है। दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर कब आया है और कौन सी शिफ्ट का है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रही होंगी, है ना। किसी को PDF चाहिए तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ से जाके ग्रुप से ज्वाइन कर हो जाना और वहाँ से आप लोग PDF भी ले सकते हैं। जितनी भी PDF आती हैं किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी की सारी मैं उसमें डाल देता हूँ, और कोई इंपॉर्टेंट नोटिस आया तो भी उसमें आ जाता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। खैर, और साथ ही साथ अगर कोई भी समस्या है या फिर आप लोगों का कोई भी सजेशन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। खैर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है। कह रहा हाउ मेनी ट्विन प्राइम नंबर आर देयर बिटवीन 100 एंड 150। 100 से लेकर 150 के बीच ट्विन प्राइम नंबर बताने हैं। तो देखो, ट्विन प्राइम नंबर का मतलब सबसे पहले प्राइम नंबर ही जान लेते हैं। आप में से अधिकांश को तो वैसे पता होगा, जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ। ट्विन प्राइम नंबर कौन से होते हैं? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या कौन सी होंगी? जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 9 नहीं होगी। ठीक है, अब देखो अभाज्य संख्या लिख दी मैंने कौन सी, 2, 3, 5, 7। अब ये कौन सी संख्या है जो एक से कटेगी या फिर खुद से कटेगी? इटसेल्फ। तो जो संख्या एक से कटती है और खुद से कटती है उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछी गई है कई बार एग्जाम में, तो कौन सी हो जाती है? 2 हो जाती है। बात क्लियर है? देखो, एक अभाज्य संख्या नहीं होती, क्यों? एक पर ये कंडीशन फॉलो ही नहीं होती कि एक को एक से डिवाइड करोगे, ठीक है, लेकिन एक को अगर किसी अन्य संख्या से काटोगे तो वो भी तो एक ही है। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि एक से कटनी चाहिए और खुद से कटनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो दोनों बात एक ही हो रही है, इसलिए एक कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होती। खैर, तो चलते हैं आगे की बात करते हैं। हाँ, ये हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास? ये हो गया प्राइम नंबर। ठीक है, तो अब उसने क्वेश्चन में पूछा गया था ट्विन प्राइम नंबर, है ना, ट्विन प्राइम नंबर। अच्छा, मैं आपको को प्राइम भी बता दूं क्या? पूछा जा सकता है। ठीक है, को प्राइम नंबर क्या होता है? सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। ठीक है, सहअभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? सहअभाज्य संख्या होती है जिसका HCF एक होता है, जिसका HCF जिन दो संख्याओं का HCF एक हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर लिख लो किसका? को प्राइम का। अच्छा, यहीं पर लिख लो, वैसे तो यहीं पर लिख लो एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ 2 और 5, HCF कितना है? 1 है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ 9 और 11, तो भी क्या है? HCF 1 है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि दोनों संख्याएं प्राइम नंबर हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। कोई एक भी प्राइम नंबर है और दूसरी कोई सी भी नंबर हो, ठीक है, लेकिन उसका HCF 1 है, तो इसका मतलब वो को प्राइम नंबर कहलाएगी। इतनी बात क्लियर है? ऐसे कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 15 और 17 ले लो। 15 और 17 क्या है? एक अपने आप में को प्राइम नंबर है। बात क्लियर है? चलिए, तो मैंने आपको प्राइम नंबर बता दिया, को प्राइम नंबर। अब बात करते हैं ट्विन प्राइम की। देखो, ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ? जिससे कि इससे इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन आगामी परीक्षा में बने सारे के सारे आप लोग कर पाएँ। ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर। देखो, इससे पहले जो पूछा गया था वो सिर्फ ये पूछा था कि ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है। इसी में पूछा गया है। इससे पहले वाली शिफ्ट में पूछा गया है शायद, है ना, ट्विन प्राइम नंबर। और अब इसमें पूछ लिया कि बताओ कि ट्विन प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। तो इसका मतलब एक स्टेप आगे की बात कर लिया उसने। अब हो सकता है कि थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, ट्विन प्राइम नंबर, तो देखो ट्विन प्राइम नंबर कौन कौन से नंबर होते हैं मैं आपको बताता हूँ। हिंदी में ऐसे क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या। देखो, जुड़वा अभाज्य संख्या का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना है कि जिन दो प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्याओं में डिफरेंस 2 का होगा, वही ट्विन प्राइम नंबर कहलाएगी। बात समझ पाए मेरी? जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोगों को। जैसे मैंने कहा 3 और 5, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, और डिफरेंस कितने का है? 2 का है। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल दूँ आप लोगों को, 5 और 7 दोनों के दोनों प्राइम नंबर हैं, ठीक है, और जिसमें अंतर कितने का है? 2 का है। बात सही है? और कौन सी होगी? 9 तो होगी नहीं, 11 13 ले ले, 11 और 13 हो जाएगी। तो ये क्या होगी हमारे पास? ट्विन प्राइम नंबर होगा। तो मैंने आपको बता दिया कि ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं। जुड़वा अभाज्य संख्या हिंदी में आपसे बोल सकता है कि कौन से होंगे। बात क्लियर है? चलिए, ठीक है।
अब एक चीज़ और समझो यहाँ, ठीक है, कौन सी संख्या, जैसे अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 50 तक ट्विन प्राइम नंबर कितने होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। देखो मैं इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में चर्चा कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि आपको ये चीज़ ठीक लगेगी नहीं लगेगी, लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट बहुत है, आगे ये पूछा ही जाएगा, अगर पूछा गया है अभी तो, है ना, पहले नहीं पूछा गया है कभी। ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। अगर बात करता है क्वेश्चन में कि 1 से लेके 50 तक की ट्विन प्राइम नंबर बताओ, तो 1 से लेके 50 तक की ट्विन प्राइम नंबर कौन कौन से हो जाएंगे आप लोग, तो ये हो जाएगा 3 5, ठीक है, 3 5 हो गया, 5 7 हो गया, ठीक है, और 11 13 हो गया, ठीक है, 17 19 हो गया, 17 और 19 ये भी ट्विन प्राइम नंबर होगा, ठीक है, और 29 31 हो गया ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है, 41 और 43 ट्विन प्राइम नंबर हो गया। तो कितने, 1 2 3 4 5 6 ये ट्विन प्राइम नंबर हो गए, टोटल कितने 6। 1 से 50 तक कभी भी पूछेगा ट्विन प्राइम नंबर तो आप कभी भी निकाल के नहीं देखेंगे एग्जाम में कभी इस क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते अगर आपको याद नहीं है तो, ठीक, कर तो लोगे लेकिन समय लगेगा, तो इतना समय एक क्वेश्चन पर देना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। यहाँ समय दे लो, एक बार सीखने में समय दे लो, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने में समय नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपसे कभी पूछता है कि 1 से 50 तक ट्विन प्राइम नंबर कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। अगर आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि 50 से लेकर 100 तक ट्विन प्राइम नंबर कितने होते हैं, तो आप लोग ये भी बता सकते हैं। तो कितना होगा 59 61, और दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका 71 73। तो अगर बात करता है 50 से लेके 100 तक के, तो ये कितने हो गए हमारे पास, 2 बन गए। बात क्लियर है। चलिए अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है, जैसे पूछा गया 100 से लेके 150 तक, तो यहाँ पर कौन कौन से हो जाएंगे आपका 101 है ना, 103, और दूसरा कौन सा बन जाएगा आप लोगों का 107 109 बनेगा, 107 109 बिल्कुल बन सकता है, 107 109 बन सकता है, और बनेगा 137 और 139, 137 और 139 ये आपके क्या बन जाएंगे, ट्विन प्राइम नंबर बन जाएंगे। तो देखो 1 2 3 यहाँ पर ये कितने आंसर, अब देखो इसका आंसर निकल करके आ गया आपके क्वेश्चन का है कि 100 से लेके 150 तक कितने ट्विन प्राइम नंबर होंगे, तो 3 ट्विन प्राइम नंबर होंगे 100 से लेके 150 तक। इतनी बात क्लियर है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछता कि 1 से लेके 100 तक, तो 6 तो ये हो गए, 2 ये हो गए, टोटल आप 8 बता दोगे, ठीक है। 1 से 150 तक तो ऐसे बहुत रेयर ही पूछेगा आप लोगों से, बस 1 से 100 तक पूछ सकता है। 100 से अगर 50 से 100 तक पूछेगा, तो 50 से 100 तक कितने ट्विन प्राइम नंबर हो रहे हैं बताओ, 50 से 100 तक 2 ट्विन प्राइम नंबर, 100 से 150 तक कितने 3 ट्विन प्राइम नंबर हो रहे हैं, ठीक है। और मैं साथ के साथ ये चीज़ भी बता देता हूँ आपको कि 50 से लेके या फिर 100 से लेके 200 तक कितने ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। तो इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं 1 से 50 तक तो ये हमने लिख ही लिए हैं, ठीक है। और इसके आगे जो बनेंगे वो बनेगा कौन सा 149 151, ठीक है, साथ ही साथ बनेगा 179 और बनेगा 181, ठीक है। और कौन सा बन सकता है 191 दिख रहा है ना आप लोगों को, 191 193 ये क्या है, सारे के सारे ट्विन प्राइम नंबर बता दिए मैंने। 179 ये क्या है हमारे पास, दिख रहा है ना यहाँ तक, अच्छा नहीं दिख रहा ना, 1 मिनट में मैनेज कर देता हूँ इस चीज़ को, और ठीक है अब आप लोग मेरे हिसाब से देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से ये अब हमने कंप्लीट कर लिया, तो यहाँ से और देख लो जल्दी से, 1 2 3 4, तो ये 4 ट्विन प्राइम नंबर और निकल के आ गए। अगर आपसे पूछे कभी भी कि 100 से लेके 200 तक कितने हो गए, तो 4 और 3 7 हो गए। तो इन चीज़ों को मेरे हिसाब से याद करके रखना, आगामी परीक्षा में मेरे हिसाब से पूछा जा सकता है। क्या तो इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो सारी की सारी बता दी है, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगा लेकिन आप सारी चीज़ें जान गए हैं। खैर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है हम लोगों को। कह रहा है ए और बी किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं, सी डी किसी काम को 14 दिन में कर सकता है, ए बी सी डी किस काम को, देखो आसान सा क्वेश्चन है, ए प्लस बी किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं, बी सी प्लस डी 14 दिन में कर सकते हैं। इनका एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 70, ठीक है।
इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा कितना 14 बार, 5 से डिवाइड किया हमने 70 को, 14 से डिवाइड किया तो 14 पंजे 70। हमारे पास एफिशिएंसी कितनी निकल कर के आ गई 14 और 5 19, ठीक है, किसकी ए बी सी डी की। तो ए बी सी डी चारों मिलकर एक दिन में कितने भाग काम करते हैं 19 भाग काम करते हैं। काम कितना है टोटल 70 भाग है, तो 70 से डिवाइड कर दिया, हमारे पास जो आंसर आ जाएगा इनका कि कितने दिन में इसको काम को कंप्लीट करेंगे कौन ए बी सी डी मिलकर। तो 70/19 आप लोगों का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जल्दी से देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया गया है। एक मिनट। एक आदमी 440 रुपये में एक खिलौना खरीदता है और उसे 16% की हानि पर बेचता है। खिलौने का विक्रय मूल्य। आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो जैसे सीपी दे रखा है आपको, सीपी आपने कुछ भी नहीं, सीपी 100 मानना है और कितने की हानि पर बेचता है 16% की हानि पर। तो देखो 100 रुपये का उसका खिलौना था, जो भी टॉय था, और उसने सेल कर दिया, उसे 16% की हानि, तो 100 में से 16 घटा दो तो इसका मतलब 84% पर उसने सेल कर दिया। उसने कहा वो खरीद के जो लेके आया था 440 का लेके आया था, तो इसका मतलब 100% की वैल्यू 440 हो गई। तो इसको भाग कर देंगे तो यहाँ से ये इसी 100 से हमने इसको भाग किया तो 1% की वैल्यू निकल के आ जाएगी कि भाई 1 की वैल्यू कितनी हो गई। 1 की वैल्यू निकाल ली हमने, तो सेलिंग प्राइस पूछा है 84, तो मल्टीप्लाई 84 की वैल्यू और निकाल देते हैं यहाँ से, तो पता चल जाएगा हमें कि कितने का उसका वो बेचा गया था, है ना, जो भी टॉय था। तो यहाँ से कर लो जल्दी से, अब 84 की मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ 44 के साथ, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, 8 चौक 32, 32 और 1 33, ठीक है। 4 चौक 16, 8 चौक 32, अच्छा यही आ जाएगा ना 33, तो 0963, बात क्लियर है। तो यहाँ लिख लिया हमने 369, ठीक है। नीचे 10 और था तो 10, देखो यहाँ से 10 हटेगा, एक 0 हट रहा है ना, तो ऊपर यहाँ दशमलव आ जाएगा एक अंक के बाद। जितने 0 हटते हैं नीचे से उतने अंकों के बाद आप पीछे से दशमलव लगा सकते हैं। तो यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा कितना 369.6। तो ये बात रही क्वेश्चन नंबर 3 की आप लोगों की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है। कह रहा है 21 से लेके 60 तक कितने प्रतिशत संख्याओं का इकाई अंक 1 या 9 होगा, ठीक है। तो देखो 21 से 60 तक बताना है, 21 से लेके 60 तक, तो 21 से लेके 60 तक 21 ही हो गई, और फिर 29 हो गई, ठीक है, और फिर 31 हो गई, ठीक है, और फिर 39। कह रहा है इकाई अंक 1 हो या 9 हो, तो भाई यही बनेगा, 29 बनेगी, 31 बनेगी, 39 बनेगी, और तो कुछ बन ही नहीं सकती। 41 बन गई, 49 बन गई, 51 बन गई, 59 बन गई। तो टोटल देखेंगे तो 2 2 4 2 6 2 8, टोटल संख्या हमारे पास कितनी बनी हैंगी, टोटल संख्या बनी है 8, जिनका इकाई अंक 1 है या फिर 9 है। कह रहा है ये कितने परसेंट है, तो 8 संख्याएं निकली है। अब देखो 20 से लेके 60 तक कितनी संख्याएं, टोटल 40 संख्याएं होंगी। तो 8 ऐसी संख्याएं हैं जो 1 या फिर 9 इकाई अंक बनाती हैं, किसके आधार पर, 40 संख्याओं के आधार पर। हमें परसेंटेज पूछा था, तो इनटू में 100 कर देंगे, परसेंटेज की वैल्यू निकल जाएगी 5, 8 पंजे 40, और इससे डिवाइड कर दिया हमने, यहाँ पर आ गया हमारे पास कितना 20%। इट विल बी योर आंसर। तो बोलो हाँ कि हमें सारी चीज़ें समझ आई, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। कुछ नहीं समझ आता कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं वहीं पे पॉइंट को आपको क्लियर कर दूंगा। खैर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया। यदि 21 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है 2244 दे रखा है, ठीक है, तो इसका आयतन पूछा है, ठीक है। तो हमें पहले इसकी, अगर हमें आयतन निकालना है तो हमें क्या पता होना चाहिए था, हमें रेडियस पता होनी चाहिए थी। खैर इससे पहले मैं बताता हूँ आपसे, जो दे रखा है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, सी कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2πr और h, 2πr/h। अब देखो 2πr/h बराबर होगा कर्व्ड सरफेस एरिया के। उसने क्वेश्चन में दिया गया है कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हैगा, कर्व्ड सरफेस एरिया आप लोगों को दिया गया है कितना 2244, ठीक है। अब इसको काट लेते हैं, देखो यहाँ से इसको ना वैल्यू रख दो इसकी सीधी, 2 × 22/7, पाई की वैल्यू रखी है हमने और कुछ भी नहीं किया, आर की जगह आर ही रहने दो, है ना। एक मिनट इसको ठीक ठीक ही लिख लें क्या, 2 × 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास नहीं पता और एच की वैल्यू हमें 21 दे रखी है क्वेश्चन में, बात क्लियर। तो 7 × 21 हो गया, है ना। 22 से कम 22 और 22 दूनी 44, दो संख्या एक साथ ले रहे हैं इसलिए यहाँ 0 आया है। 3 × 3 = 9,
ठीक है, 3 3 9 और 3 चौक 12, ज़्यादा ऊपर चला गया क्या अपना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं। तो ये आ गया, आर की वैल्यू हमारे पास यहाँ से काटा तो 17 ही तो आ जाएगी, 34 को 2 से भाग किया हमने 17 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, हमें वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ किसका किसका पूछा है, सिलेंडर का। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, है ना, पाई आर स्क्वायर एच। तो बस अब वैल्यू पुट करनी है आपने, 22/7 22/7 इंटू में आर स्क्वायर कितना है हमारे पास। कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने, कुछ गड़बड़ नहीं, चलो ठीक है। चलो ठीक है, 17 मल्टीप्लाई और एच की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, एच की वैल्यू हमारे पास 21, ठीक है। तो ये 7 या 21 गया, ठीक है। अब बस कुछ भी नहीं करना, आपने मल्टीप्लाई करना है। देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 289 स्क्वायर होता है, 22 3 66, तो आप करेंगे 22 3 66, 66 की मल्टीप्लाई कर देंगे 289 से। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा कितना, 19074, ठीक है। तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो ये रही बात क्वेश्चन नंबर 9 की। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया गया है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अ सर्टेन सम ऑफ 5887 in 2 year at 16% per annum compound interest yearly, the sum is। क्वेश्चन समझा देता हूँ मैं। क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन कहता है कि अमाउंट दे रखा है आपको, मिश्र धन दे रखा है 5887 रुपये 2 वर्ष में हो जाता है, ठीक है। मिश्र धन कितना हो जाता है, 5887। देखो अगर वो क्वेश्चन में मिश्र धन नहीं भी बोलता तो मैंने आपको बताया ना, कोई धन हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, वो अमाउंट ही है। टाइम दे दिया, रेट दे दिया और आपसे पूछा क्या है, आपसे प्रिंसिपल पूछा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमने पहले भी कई बार डील किया है, ठीक है। कैसे करते हैं, बेहद आसानी से करते हैं, ठीक है। जैसे ये 16% है, ठीक है, 16% दे रखा है। परसेंट का साइन हटाते के साथ ही मैंने क्या कहा, इसके विपरीत में 100 आ जाएगा। बात क्लियर है। 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, 4 चौक 16 और 4 से काटा 25, बात क्लियर है, ठीक है। अब ये जो है ये यहाँ पर है क्या, ब्याज का रूप काम कर रहा है, इंटरेस्ट का, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट बोल सकते हैं आप, इंटरेस्ट का काम कर रहा है। और ये क्या है, यहाँ पर प्रिंसिपल है। अमाउंट कैसे बनता है हमारे पास, बताना ज़रा। अमाउंट बनता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज इंटरेस्ट से। अगर नीचे वाली वैल्यू को ऊपर जोड़ दिया जाए तो ये बन जाएगी 29/25, बात क्लियर है। अब ये तो पी की वैल्यू हो गई और ये किसकी हो गई, ये हो गया हमारे पास अमाउंट और ये हो गया हमारे पास प्रिंसिपल, बात क्लियर है। बस तो यही बात आपको समझानी थी। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि आपको अमाउंट दे दे, प्रिंसिपल पूछे, तो आप इस कॉन्सेप्ट से बेहद आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ये आया कहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, चलो। वन प्लस आर, आप लोगों ने ये किताबों में देखा होगा ना, 1+r%, और जो भी टाइम दे रखा है यहाँ पर टाइम का आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये यहीं से तो निकला है, यहीं से इसको मैंने डायरेक्ट कैसे कराना चालू कर दिया। खैर कोई दिक्कत नहीं है। 29/25, बस इसको याद रखना, 29/25 है, ठीक है, 29/25। चलिए अब देखो यहाँ किया हमने 29/25, ठीक है, यहाँ किया 29/25, 2 बार किया है हमने ऐसा। देखो वो सारी चीज़ें करने की वैसे आपको आवश्यकता नहीं है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। आपको समझाने के लिए मुझे बार बार वो चीज़ें करनी पड़ती हैं, बात समझ रहे हैं, ठीक है। किसी को ऐसा लगे कि नहीं यहाँ यही इतना समय लग रहा है तो उसको करने में कितना लगेगा, अगर आपको वो चीज़ें करनी आ गई तो बेहद आसानी से कर सकते हैं। खैर अब देखो ये अमाउंट बन रहा है, अमाउंट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में जो दे रखी है, कितनी दे रखी है, 5887 ये दे रखी है। अब ये अमाउंट है, अमाउंट से अमाउंट काट देते हैं और ये है क्या, प्रिंसिपल, ठीक है। और पी की वैल्यू निकाल देंगे तो 29 दूनी 58, 29 तिया 87, 2 संख्या एक साथ लिए ना तो बीच में 0 आएगा। 9 7 63, 1 की वैल्यू 7, 25 25 625, 625 की मल्टीप्लाई 7 से कर देते हैं तो 7 पंजे 35 हो रहा है, 7 दूनी 14, 14 और 3 कितना होता है, 14 3 17, 7 6 42, 42 और 1 43, तो कितना आ गया हमारे पास, 4375 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो ये रही बात क्वेश्चन नंबर 6 की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को क्या दिया गया है। कह रहा है एक शहर की जनसंख्या कितनी है, 30,000 है। यदि वार्षिक जन्म दर 9% और मृत्यु दर 7% है तो 2 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी। देखो क्वेश्चन में कहता है कि 9% तो बच्चे जन्म लेते हैं, ठीक है,
और 7% बच्चों की मृत्यु हो जाती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि बच्चे जीवित कितने रह पा रहे हैं, तो आप लोग कहेंगे जी 2% बच्चे ऐसे हैं जो जीवित रह पा रहे हैं। तो जो 2% बच्चे जीवित रह पा रहे हैं उन्हीं की तो जनसंख्या बढ़ेगी, बात समझ गए ना। तो इसका मतलब कुल मिलाकर कितने का फ़र्क पड़ रहा है, इफेक्ट कितने का पड़ रहा है, 2% का। ठीक है, तो 2% के हिसाब से 2 साल तक अगर हम बढ़ाते हैं तो जैसे कि हमें दे दिया यहाँ पर 30,000 वैल्यू दे दी गई है, जनसंख्या जो है वो 30,000 है। ठीक है, अब 2% बढ़ रही है तो देखो 2 बढ़ रही है किस पर, 100 पर, मैंने बताया ना आपको। तो ये ऊपर वाली संख्या नीचे, अच्छा इसको पहले ना ऐसे कर लो, इसको काट और लो 2 एक कम 2, 2 से काटा 50 हो गया। तो देखो 50 पर बढ़ रही है एक, तो इसका मतलब वो 51 हो रही है, 51 हो रही है किस पे, 50 पर। एक चीज़ आप लोग महसूस कर पा रहे हैं कि मैं CI वाला तरीका हर जगह फिट कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे जैसे प्रैक्टिस आप लोगों की होती रहेगी आप लोग भी कर पाएंगे। तो ऊपर वाली संख्या इसमें ऐड हो गई तो अब हमारे पास 51/50 हो गया। बात क्लियर है। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं कितना, 51/50। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट कर दो और 5 6 30 हो गया, 5 से काटा तो ये आ गया 12। ठीक है, अब कुछ भी नहीं करना, आपको 51 की मल्टीप्लाई कर देनी है और 12 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे किसकी, 12 की मल्टीप्लाई 51 मल्टीप्लाई 51, और आपके पास जो भी कैलकुलेट होके आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, 31,212, 31,212। बात क्लियर है ना। तो यही आप लोगों का आंसर हो जाने वाला है, 31,212। देखो अगर किसी को ऐसे नहीं समझ आ रहा तो सक्सेसिव से कर सकते हो, वैसे तो बहुत अच्छा तरीका है ये, हर जगह फिट होता है। सक्सेसिव कहीं कहीं नहीं भी फिट होता, लेकिन 100% मान के चलोगे तो ये सब जगह लगेगा। खैर देखो सक्सेसिव का तरीका क्या है, A+B। ठीक है, प्लस माइनस डिपेंड करता है इस वाली साइन पर, और A×B। ठीक है, A×B अपॉन में 100। ठीक है, तो यहाँ से देखो 2% बढ़ रही थी ना, तो हम क्या करेंगे, +2 प्लस है तो यहाँ पर प्लस होगा, 2 × 2 बटे में कितना, 100। ठीक है, तो यहाँ से 2 दूनी 4 आ जाएगा, तो यहाँ से करेंगे तो ये तो बनेगा हमारे पास कितना, 4 प्लस ये बनेगा कितना, 0.04। बात समझ रहे हो, हाँ 0.4, हाँ 0.4 ही बनेगा। देखो 0.4 पता है कैसे बना है, देखो 2 × तो 4 हो जाता है ना, 4/100 था, 4/100 था। अब देखना नीचे से कितनी जीरो हटा रहे हैं, 2 जीरो हटा रहे हैं, तो 2 अंक के बाद दशमलव आएगा, लेकिन अंक 2 नहीं है तो 2 बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ये बना दिया हमने 0.04। देखो ये चीज़ें वैसे तो बताने वाली नहीं है, इतनी चीज़ें आप लोगों को पता होंगी, लेकिन किसी ने कमेंट बॉक्स में उस दिन कमेंट कर दिया था, तो मुझे लगा कि ऐसा भी है कि किसी को ये भी नहीं पता, तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ लेते हैं। एक बार आप समझ लो, फिर उसके बाद याद रखना, बस इतनी बात है। ठीक है ना, तो बस अब हमने कुछ भी नहीं किया, हमारे पास जो वैल्यू निकल करके आई है वो आ गई 4.04। अब ये निकाल दिया, अब मल्टीप्लाई करनी है आपको 30,000 से, मल्टीप्लाई करनी है किससे, 30,000 से, तो वैल्यू आपकी यही निकल करके आ जाएगी। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 31,212। तो ये तरीका भी कर सकते हैं आप, ये तरीका भी कर सकते हैं, जो आपका मन करे उस तरीके से कर सकते हैं। मैंने दोनों तरीके आप लोगों को बता दिए। तो ये तो बात रही हमारे पास किसकी, क्वेश्चन नंबर 7 था ना हमारा, हाँ जी 7 की। चलते हैं 8 की और देखते हैं कि 8 में क्या दिया गया हम लोगों को। 8 में क्या दिया गया है, आ जा भाई 8। हाँ 8 आपका ये हो गया किस पर, टेबल दे रखी है आपको, टेबल दे रखी है, कह रहा फरवरी में सभी दिए गए दुकानों द्वारा बेची गई कारों का औसत क्या है। फरवरी में तो कोई दिक्कत नहीं है, फरवरी में देख लो कि कितनी कारें बेची गई हैंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो फरवरी की बात करेंगे तो फरवरी में जो ए में बेचा गया वो कितना, 315। तो देखो सबसे पहले तो ये जान लो कि एवरेज कैसे निकालते हैं, पहले कई बार बताया है। ऊपर क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या हो गया, जितनी भी संख्याएं, और नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स जैसे कि अभी दिखाता हूँ आप लोगों को, है ना। पहले तो ये देख लो कि 315 है, 315 ए में दे रखी है, बी में जो फरवरी में दे रखी है 245 दे रखी है, और सी में दे रखी है आपकी कितनी, 274 दे रखी है। यहीं पर बात करते हैं डी में दे रखी है आपको 300। ठीक है, और बात करेंगे ई में 412 दे रखी है ये। ठीक है, और ये दे रखी है एफ में जो दे रखी है 230 दे रखी है। बस इनको जोड़ लेते हैं, 4 2 6 मतलब कि 16, 2 2 2 6 6 6 12 1 13 13 14 14 और 3 17। ठीक है, 4 2 6
3 3 4 7, 7 3 10, 10 2 12, 2 14, 14 और 3 17। तो हमारे पास आ गया कितना, ये निकल करके आ गया 1776। अब ये क्या 1776 सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ही तो है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 1776, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आपको दिखेगा नहीं यहाँ पर, है ना, तो यहीं पर लिख लिया, इसको मैंने लिख दिया कितना 1776। अब देखते हो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 से इसको भाग कर देंगे। 6 से इसको जैसे ही भाग करेंगे तो इसको ऐसे भाग करने की कोशिश करो, ज़्यादा समझ आ जाएगा। 6 दूनी 12, ठीक है, तो यहाँ 12 गया, यहाँ 5 आ गया, 7 आ गया, 6 7 42, कितनी बार जाएगा, 6 निम 54, 2 बार गया ना, 6 निम 54, ठीक है। बचा कितना, 3 बचा, और अच्छा 6 भी है ना, 6 6 36, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा 296 आंसर आ जाएगा इसका एवरेज निकल के। तो ये रही बात हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोगों को क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है, कह रहा 25 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर आयाम वाले आयताकार टुकड़े से सबसे बड़ी संभव त्रिज्या वाली एक वर्ताकार डिस्क काटी जाती है, डिस्क का क्षेत्रफल क्या है। चलिए ठीक है, मैं क्वेश्चन को समझाता हूँ। सबसे पहले तो क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि एक आयताकार बॉक्स है, एक आयताकार बॉक्स है, इसको सीधा सीधा बनाओ ना, ठीक है, कोशिश करते हैं सीधा बनाने की। ये लो एक आयताकार बॉक्स है, इसमें क्या करना है, डिस्क समझते हो ना आप लोग, जो कैसेट चलती थी पहले पुराने ज़माने में, आप लोगों के ज़माने में चलती होंगी, है ना, मजाक कर रहे हैं, खैर आ जाओ। तो यहाँ पर एक डिस्क काटी गई है, डिस्क मतलब ये एक सर्कल गोला काटा गया है, बात समझ रहे हो, एक गोला काटा गया है। कह रहा बड़े से बड़ा गोला काटा जाना चाहिए, तो हमने बड़े से बड़ा काट लिया, बड़े से बड़ा ऐसे ही तो गोला बन सकता है। खैर, तो इसकी जो रेक्टेंगल जो दे रखा है, आयत जो दे रखा है, इसकी जो लंबाई दे रखी थी हमें 20 दे रखी है, उसकी चौड़ाई जो दे रखी है वो मैं 4 दे रखी है, ठीक है। एक चीज़ बताना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक सर्कल का डायमीटर होता है, व्यास जिसे कहते हैं हिंदी में। ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको डी कहते हैं डायमीटर, और यहाँ से आधी दूरी जो होती है इसे आर कहते हैं, इसे भी आर कहेंगे, इसे भी आर। तो डायमीटर का आधा ही रेडियस होता है, तो इसका मतलब इसको 2 से भाग कर देंगे तो रेडियस जो हमारे पास निकल के आ जाएगी, रेडियस आ गई 2। बस इतना ही निकालना था आपको। अब क्या करना है, इसका वॉल्यूम पूछा है आपसे, वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम कहाँ निकलेगा, इसका सर्कल है ना, सर्कल का निकलेगा एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल जो होता है क्या, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई नहीं होता, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 22/7, अच्छा 1 मिनट देख लें क्या पूछा क्या गया आपसे, हाँ क्षेत्रफल ही पूछा है, ठीक है। 22/7 इंटू में आर स्क्वायर की वैल्यू हमें जो दे रखी है 2 × 2, ठीक है। अब देखो दशमलव में संख्या दे रखी है, आपको कहीं भी 22/7 है कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो 22/7 की जगह आप आंख बंद करके इस वैल्यू को भी रख सकते हैं, आप लोगों ने देखी होगी कई जगह रखी हुई, ठीक है। 2 दूनी 4, अब मल्टीप्लाई कर दो, 4 चौक 16, ठीक है, और 4 एकम 4 और 4 चौक 16, तो ये हो गया ना हमारे पास, 4 एकम 4 हो गया, 4 और 1 5 हो गया, है ना, और 4 3 अब 12, ठीक है, 12 12 12 बिल्कुल ठीक है। अब 2 अंक के बाद दशमलव था तो यहाँ दशमलव लगा दिया हम लोगों ने, तो ये हो जाएगा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोगों को क्या दिया गया है। चलिए, दो ट्रेन की गति दे रखी है, 2 ट्रेन की गति का अनुपात दे रखा है आपको 5 और 8। यदि दूसरी ट्रेन 3 घंटे में 380 किलोमीटर चलती है तो पहली ट्रेन की गति क्या होगी। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं। स्पीड ऑफ ट्रेन दे रखा है, स्पीड ऑफ ट्रेन का अनुपात जो दे रखा है आप लोगों को वो दे रखा है 5:8। बात सही है, देखो स्पीड दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ बताना, मैं कह रहा हूँ कि 3 घंटे में 330 किलोमीटर चलता है, ये क्या है हमारे पास टाइम दे रखा है, ये क्या है हमारे पास डिस्टेंस। टाइम को डिस्टेंस से भाग करते हैं तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यहाँ से स्पीड निकल कर क्या आ जाएगी, तो यहाँ से इसको काटा हमने तो यहाँ से 3 एकम 3 3 एकम 3, तो यहाँ से स्पीड जो आ गई वो 110 आ गई। बात क्लियर है, इतनी बात आप लोग समझ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से स्पीड की जो वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 110 आ गई। लेकिन ये दूसरे की चाल दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है, क्वेश्चन में बोला गया है कि दूसरे की चाल है। जब ये दूसरे की चाल है तो मतलब कि 8 की वैल्यू है। अब 110 को 8 से भाग कर दें तो 1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। लेकिन हमसे पूछिए इसकी चाल पूछिए, तो 1 की वैल्यू निकल गई, 1 की वैल्यू की मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे तो टोटल निकल के आ जाएगा कि इसकी एक ही स्पीड कितनी थी।
बात समझ पाए ना मेरी। हमने सिर्फ पहले काम होता है, हमारा मकसद है एक की वैल्यू निकालना। जब एक की वैल्यू निकल गई तो फिर हम किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। और ये तरीका हर जगह फॉलो हो रहा है, CI में, SI में, प्रॉफिट लॉस में, हर जगह फॉलो होता है। समझ रहे हो? चलिए ठीक है, तो ये यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 550 हो गया। 550 को डिवाइड कर रहे हैं हम 8 से, तो 8 6 48 गया। ठीक है, और यहाँ बचा कितना 7, तो 8 7 56, 8 8 64 गया। ठीक है, और यहाँ बचा 6, 8 7 56, दशमलव लगाया 8 7, तो 68.75 इसको काटोगे आप लोग आगे तो आ जाएगा 68.75 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो ये रही बात क्वेश्चन नंबर 10 की। चलते हैं 11 की और देख लेते हैं कि 11 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प खोजें, कौन सा विकल्प सबसे बड़ा है, ये खोजना है। तो एक चीज़ देखो, इसको तो ऑप्शन से ही उठाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो 0.34 दे रखा है, 0. दूसरा जो दे रखा है आपको 4 5 दे रखा है। ठीक है, और ये जो दे रखा है 7/17 दे रखा है। ठीक है, और ये जो दे रखा है आपको कितना, ये दे रखा है। अब एक चीज़ देखो, ये 0.34 हो गया, ये 0.45, तो ये तो हो ही नहीं सकता बड़ा। अब इसको और देख लेते हैं एक बार, 17 से डिवाइड कर रहे हैं हम किसको, 7 से, तो ये हो गया हमारे पास 0 पॉइंट लगाया हमने, और यहाँ पर भी 0 बढ़ गया। ठीक है, 17 चौक 68, ठीक है 68, 2 बचा, 0 था ही, हम पॉइंट था ही तो 0 बढ़ा सकते हैं हम। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 17 कम 17, तो ये हो गया हमारे पास 41। ये जो बनेगा हमारे पास 41 बनेगा। ठीक है, तो इसको सबको हटाओ, इसको यहाँ पर लिख लो 0.41। ठीक है, कैलकुलेशन तो वैसे ठीक है मेरे हिसाब से, आप लोग भी चेक कर लेना। 4 से भाग कर रहे हैं अब किसको, इसको कर रहे हैं, अप्रॉक्स 41 के करीब ही जाएगा। 0 पॉइंट है ना, यहाँ 0 बढ़ गया, तो 7 पंजे 35 हो गया, 7 पंजे 35 हो गया, और यहाँ बचा हमारे पास 5। ठीक है, 0 है ही, तो 7 7 49, तो ये हमारे पास ये जो वैल्यू बन रही है 0.57 बन रही है। तो सबसे बड़ी वैल्यू आप लोग खुद बता सकते हो कि कौन सी है, ये ऑप्शन डी 4/7 आपका सबसे बड़ी है। हमने किया कुछ भी नहीं, हमने डिवाइड कर करके चेक कर लिया, तो बेहद आसान क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया गया है ना। तो बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर अब 12 की बात करेंगे। ठीक है, 12 और 13 दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन हैंगे। ठीक है, दोनों अच्छे क्वेश्चन। 13 तो लाजवाब है भाई साहब, देख के मजा आ जाएगा 13 को। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। कहता है कि 5 लगातार संख्या में से तीसरी और चौथी संख्या का औसत जो है 27.25 है। इन 5 संख्याओं का योग क्या होगा। चलिए, तो देखो A, B, C, D, E, हमने 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लिए, 5 लगातार संख्याएं ले ली A, B, C, D, E। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का औसत हमें दे रखा है C + D / 2 बराबर में 27.5। ये 27.5 है, उस क्वेश्चन में जो आया हुआ है, पेपर में जो आया वो गलत है। समझ पाए मेरी बात को। ये क्वेश्चन मिस्टेक की हुई है, यहाँ पर 25 नहीं होगा, यहाँ 5 होगा तो ही आंसर सेटिस्फाई कर रहा है। बात के लिए रहे, तो यहाँ पर आप कैसे करेंगे, इसको 0.5 लिखना, वो 25 नहीं होगा, किसी कीमत पर नहीं होगा। ठीक है, मैंने वेरीफाई कर लिया, बहुत अच्छे से वेरीफाई कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, तो C और D की वैल्यू निकाल लेंगे ना हम लोग। तो यहाँ से मल्टीप्लाई 2 कर लिया, तो मल्टीप्लाई 2 जैसे ही करेंगे 28 दूनी 56, 56 और 1 57 हो जाएगा ना। 5 दूनी 10, 28 दूनी 56, हाँ 1 57 हो गया। 54 1 55 होगा ना, 55 होगा 55, है ना। तो मल्टीप्लाई 2 कर दिया तो ये 55 आ गया। अब 55 क्या आ गया, C और D की वैल्यू निकाल ली हमने। C और D की वैल्यू 55 आ गई। एक चीज़ बताना, अगर 55 आ गई है और कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, लगातार संख्याएं हैं, तो C कितना होगा और D कितना होगा, बता सकते हैं आप लोग। जरा इस बात को यहाँ से देखो। अगर हमें C D की वैल्यू निकालनी है ना, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से पहले इसमें से 1 माइनस कर दूंगा, जो 1 फालतू है उसमें से 1 माइनस कर दिया, बचा 27। 27 को 2 से 27 क्यों बचेगा, ये बचेगा 54 बचेगा ना, 54 बचा, 54 को 2 से भाग कर दिया 27, तो ये छोटी संख्या निकल के आ जाएगी 27, और बड़ी संख्या जो रही होगी वो रही होगी 28। बात समझ पाए क्या मेरी। देखो, या तो आप खुद से जरा दिमाग लगा लो कि अगर 2 संख्याएं हैं जो कॉन्जिक्यूटिव लगातार संख्या हैं जिनका सम 54 है, तो एक तो रही होगी 27, एक रही होगी 28,
तभी जाके मिलेंगी कितनी 55। अगर आपका ऐसे दिमाग नहीं चल रहा तो आप क्या करोगे, जो एक्स्ट्रा है ना उसको एक को निकाल दो, बची 54, 54 को 2 से भाग करेंगे 27, तो इसका मतलब छोटी संख्या निकलेगी 27, बड़ी संख्या आ गई 28। 28 27 को जोड़ोगे 27 दूनी 54, हाँ ठीक है 55 बन रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये 55 बन रहा है, बात क्लियर है ना। तो हमारे पास 27 सी की वैल्यू और 28 डी की वैल्यू निकल गई। कॉन्जिक्यूटिव लगातार संख्या बोली है तो इसका मतलब बी की वैल्यू हम बता सकते हैं 26 रही होगी और ए की वैल्यू रही होगी कितनी 25। बात सही है। इसी प्रकार से ई की वैल्यू जो रही होगी हमारी कितनी रही होगी, यहाँ पर लिख लेते हैं 29, दिख रहा है ना। हमने सारी की सारी पाँचों की पाँचों वैल्यू निकाल ली है। अगर हमसे एवरेज पूछता तो एवरेज क्या होता, मैंने आप लोगों को बताया ना कि एवरेज कभी भी पूछता है और कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, लगातार संख्या है, या फिर मैं कहूँ कि डिफरेंस सबका समान है, जैसे एक का डिफरेंस एक का डिफरेंस एक का डिफरेंस है, तो बीच की संख्या ही एवरेज हो जाती है। 27 ही हमारा एवरेज होता अगर आपसे एवरेज पूछता तो। बात क्लियर है। अब कईयों के दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि जी अगर संख्या 6 हो जाए, बीच का नंबर ही ना पता चले कि कौन सा बीच का नंबर है, तो उस कंडीशन में क्या करोगे। जैसे यहाँ पर मान के चलो 30 और होता हमारे पास, मैं इसको हटा दूंगा 1 मिनट के लिए, है ना, तो मैं और अच्छे से समझा पाऊंगा। अगर यहाँ पर 30 होता, अगर यहाँ पर 30 होता, अब संख्याएं हो गई हमारे पास 6, तो इसका मतलब अब एवरेज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो बीच की 2 संख्या मिल रही है ना, 2 को जोड़ो और 2 से भाग कर दिया तो एवरेज निकल के आ जाएगा। समझ पाए मेरी बात को। तो वो चीज़ भी मैंने आपकी क्लियर कर दी, अगर किसी के माइंड में ये डाउट बनता तो। खैर, हमसे तो सम पूछा है उसने कि जी सम कितना होगा, तो सम कैसे निकालते हैं, एवरेज की मल्टीप्लाई नंबर से कर देते हैं। एवरेज की मल्टीप्लाई नंबर से कर देते हैं। नंबर कितने, 1 2 3 4, संख्या से कर देते हैं। संख्या मतलब कि नंबर, वही बात होगी। एवरेज कितनी थी 27, 27 की मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे तो हमारे पास सम निकल के आ जाएगा कितना 135। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, ठीक है ना। तो इतनी बात आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि समझ आ गई होगी। बात क्लियर है ना। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन इन दिस वीडियो, इस पूरी क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन हैगा, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है ना। क्या हो गया, 1 मिनट, हाँ ठीक है। इस 13 को रोक के खुद से करने की कोशिश करो, मज़ा आ जाएगा भाई साहब, आपको मज़ा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 ही है ना, हाँ ठीक है। अगर कर सकते हो तो खुद से करो, नहीं हो रहा तो उसके बाद सॉल्यूशन देखना, लेकिन पहले मेरा मानना है कि एक बार कोशिश तो करके देखो। और अगर किसी का आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, लेकिन ईमानदारी के साथ करना कि हाँ हमारा मेरे सॉल्व कराने से पहले आ गया था, तो बहुत अच्छी बात है इसका मतलब। चलिए, कह रहा है यदि 6 to 8 और XY दे रखा है, X और Y दे रखा है, इसको डिवाइड करना है। कह रहा है कि 3,7,11 से विभाजित होने वाली 5 अंकों की बड़ी संख्या बतानी है, और इसमें सॉल्व क्या करना है, 4x माइनस 3y बराबर क्या होगा, ये पूछा गया आप लोगों से। बात क्लियर है। देखो, सबसे पहले तो मैं भाजकता नियम बता देता हूँ आपको, जल्दी से शॉर्ट में बता देता हूँ कि भाजकता नियम क्या होता है। भाजकता नियम का मतलब है जैसे 3 से कोई संख्या कटेगी तो कौन कौन सी कटेगी, जिसका सम 3 से कटता होगा वो संख्या कटेगी। जैसे एग्जाम्पल दे देता हूँ, 3 3 9 27 81 दिया, कितना होता है 243 ना, चलो 243 ही ले लो। अब देखो, जैसे ये संख्या है, हमें 3 से काटनी है, तो क्या 3 से कटेगी, नहीं कटेगी। इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, 4 और 2 6, 6 और 3 9, ठीक है। ये आ गया, सम कितना आ गया हमारे पास, 9 आ गया, तो इसका मतलब ये 3 से कटेगी। हम संख्याओं का सम देख लेते हैं, संख्याओं का सम अगर 3 से कट रहा है तो इसका मतलब वो संख्या भी 3 से कटेगी ही कटेगी। बात क्लियर है। ये चीज़ 3 पे फॉलो होती है और 9 पर फॉलो होती है, ठीक है। अगर सम 9 से कट रहा है तो संख्या 9 से कटेगी, सम 3 से कट रहा है तो संख्या 3 से कटेगी। इतनी बात मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। चलिए, और साथ के साथ देख लेते हैं कि 7 का भाजकता नियम क्या कहता है। 7 का भाजकता नियम क्या कहता है, देखो मैं दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा मैंने 343, ठीक है। 343 अगर 7 से कट रहा है नहीं कट रहा है, ये देखने के लिए क्या करेंगे, लास्ट वाली इकाई अंक को हम मल्टीप्लाई 2 करेंगे, इकाई अंक को मल्टीप्लाई 3 दूनी 6 कर देंगे। बात क्लियर है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, 7 के भाजकता नियम। तो मैंने कहा कि इकाई अंक को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो तुम कहोगे 3 दूनी 6, तो लास्ट वाले डिजिट को हटा दो, एक तरफ करो, ठीक है, उसका कोई रोल नहीं है। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचा 28, तो 28 का 7 से कट रहा है, तो आप लोग कहेंगे हाँ जी कट रहा है। तो इसका मतलब 7 का भाजकता नियम कैसे देखेंगे हम, इकाई अंक को 2 से मल्टीप्लाई करो और माइनस कर दो,
ठीक है। बची हुई संख्या में से इकाई अंक को 2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस कर दो। जैसे एक एग्जांपल और दे देता हूँ मैं आप लोगों को, जैसे 2401 है। 2401 क्या 7 से कट रहा है या नहीं कट रहा है, इसको देखने के लिए क्या करेंगे, इकाई अंक लो, इकाई अंक को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 एकम 2 हो गया, ठीक है। तो लास्ट वाली संख्या तो हट गई, तो 2, ठीक है। 2 इसमें से घटा दिया हमने, तो बचेगा 238 बचा हमारे पास। अभी भी हमें मान के चलो ये नहीं पता कि ये कट रहा है नहीं कट रहा, तो अब फिर से हम क्या करेंगे, 8 दूनी 16, इसमें से 16 घटा दो, तो बचा कितना, 7। देखो वही संख्या आ गई जो 7 से कट रही थी। 2401 क्या होता है, 7 की पावर 4 होती है। बात समझ गए ना। तो इसका मतलब 7 का भाजक है ना, मेरे हिसाब से मैंने आपको आसानी से जल्दी से बता दिया कि क्या होता है। अब बात करते हैं कि 11 का भाजकता नियम और देख लेते हैं कि 11 का भाजकता नियम क्या कहता है। 11 का भाजकता नियम कहता है, जैसे कि यहाँ 1331 लिखा है, 11 का भाजकता नियम कहता है कि पहली और तीसरी संख्या जोड़नी है, ठीक है, और यहाँ दूसरी और चौथी जोड़नी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हो रहा है 4, इसको जोड़ेंगे, इसको और इसको जोड़ा तो 4 बना, और इसको उसको जोड़ा तो 4 बना, तो 4 में से 4 गया तो अंतर कितना आ गया, 0। अंतर या तो 0 होगा या फिर 11 होगा या फिर 22 होगा, मतलब कि 11 का मल्टीपल होगा या फिर 0 होगा, तो ही वो संख्या 11 से कटेगी, अदरवाइज संख्या 11 से नहीं कटेगी। तो उम्मीद करता हूँ मैंने तीनों नियम बता दिए आप लोगों को, ठीक है। अब इस प्रकार से करेंगे, पहली, तीसरी, फिर पांचवी, ठीक है, फिर सातवीं, इस तरीके से करते हैं। बात क्लियर है। तो तीनों के भाजकता नियम हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब आ जाओ जरा क्वेश्चन पर, ठीक है। ये चीज़ें वैसे बताने वाली नहीं थी, ऐसा आप लोगों को पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने एक बार बता दिया जिससे कि क्वेश्चन और अच्छा समझ आया, जिसको नहीं पता, और जिसको पता है तो वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जरा आ जाओ। एक चीज़ देखते हैं यहाँ पर, देखो फोर एक्स माइनस 3y। तो यहाँ पर एक चीज़ बताओ, x की जो वैल्यू है वो बड़ी होगी y की वैल्यू से, x की वैल्यू y की वैल्यू से बड़ी होगी। ऐसा मैंने क्यों कहा, देखो 4 की मल्टीप्लाई किसी संख्या से करेंगे, -3y करेंगे, तो जो संख्या आएगी वो या तो अगर y बड़ा होगा, तो हमारे पास y अगर बड़ा हुआ, मान के चलो y अगर यहाँ पर मैं कह दूँ कि y की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब 4 और ये हो गया 6, तो नेगेटिव में वैल्यू आएगी, और नेगेटिव में किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया, तो हमारी यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई कि x की वैल्यू y से बड़ी है, क्योंकि सारी संख्या पॉजिटिव में दे रखी है। बात क्लियर है। चलो आ जाओ। अब देखो सबसे पहले 3 का भाजकता नियम देख लेते हैं। 3 का भाजकता नियम 8, 8, 16, 16 मतलब कि 16 को जोड़ेंगे तो इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। अब 3 से काटने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से काटने के लिए देखो 7 में क्या जोड़ें कि 3 से कट जाए, तो आप लोग कहेंगे कि 7 में अगर 2 जोड़ दें तो ये 9 बन जाएगा और 9 कटेगा। लेकिन अगर 9 रखते हैं तो x की वैल्यू को हमें 1 रखना पड़ेगा, y की वैल्यू को 1 रखना पड़ेगा, ये होगा। या फिर ये भी हो सकता था कि x की वैल्यू को 2 रख दो और y की वैल्यू को 0 रख दो, ये भी तो कंडीशन हो सकती है। लेकिन x की वैल्यू को अगर यहाँ रख देते हैं, देखो 4 दूनी 8, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, 3 दूनी 6, 0 हो गया, तो 8। ऐसे हो सकता था, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होगा, हो सकता था। अगर हो सकता है तो इस चीज़ को सेटिस्फाई करके देख लेते हैं जल्दी से कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0 रख सकते हैं क्या हम। आ जाओ। अब एक चीज़ देखो, कितना 8, 8, 8, 16, 16 और 2 कितना हो रहा है, 16 2 18, तो ये तो सेटिस्फाई हो रहा है। चलो ठीक है, 11 का और देख लेते हैं। तो ये हो रहा है कितना, 8, 6, 14, 14 में 0 जोड़ेंगे तो 14 का 14 ही रहने वाला है ना, और 2, 2, 4, 4 जोड़ दिया, तो इसका अंतर कितना आ रहा है, अंतर आ रहा है 10। मैंने क्या कहा था, अंतर या तो 0 बनना चाहिए, 11 बनना चाहिए, 11 का मल्टीपल बनना चाहिए। इसका मतलब ये संख्या 11 से तो नहीं घट रही, तो इसका मतलब x और y की वैल्यू ये नहीं हो सकती। अब फिर से आ जाओ उसी संख्या पर, जैसे हमने जोड़ी थी 8, 8, 16, 16, 16 को कैसे जोड़ा था हमने, 6 और 1 7 जोड़ लिया था। बात क्लियर, ये हमारे पास 7 हो गया। देखो इस क्वेश्चन को समझाने में तो समय लगेगा ही लगेगा, मैं आपको बता दूं सच्चाई, ठीक है। आप पेपर में एक बार समझ गए तो बहुत जल्दी से कर लोगे पेपर में, ठीक है। अदरवाइज अगर पहले से नहीं किया तो ये क्वेश्चन नहीं होने वाला पेपर में, इसलिए मैं टाइम लेके समझा रहा हूँ आपको कि सारे कॉन्सेप्ट समझ आ जाएं आपको इसके। आ जाओ, तो इतनी बात क्लियर है ना आपको। हाँ, 6 और 1 7 हो गया, बात क्लियर है। तो देखो यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें मैं कितना जोड़ूं कि 3 से कट जाए। तो देखो 9 वाला तो तरीका हमारा नहीं लग पाया, क्योंकि वो फिर 11 से सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, 11 के साथ सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। अब देखो अगर मैं इसमें 5 जोड़ दूँ, भाई देखो 2 जोड़ा था, 3 जोड़ेंगे तो 10 बन जाएगी, 4 जोड़ेंगे तो 11 बन जाएगी, 5 जोड़ेंगे तो ये संख्या 12 बन जाएगी। 12 मतलब कि 2 और 1 3, 3 का नियम यहाँ पे फॉलो कर रहा है, कब, जब हम इसमें 5 जोड़ते हैं, ठीक है। तो 5 को हम कैसे सेटिस्फाई करें, हम इसको 3 मान लें, इसको 2 मान लें। मैंने कहा ना कि x की वैल्यू बड़ी होगी y की वैल्यू से, हमने 3 और 2 ऐसा रख लिया। बात के लिए चलिए ठीक है, आ जाओ।
अब 3 और 2 रख लिया यहाँ पर। अब इसको देख लेते हैं ज़रा, x की जगह अगर 3 रखते हैं और y की जगह 2 रखते हैं। x की जगह हमने रखा 3 और y की जगह रखा 2, ठीक है। तो 8 6 14, 14 और 2 16, बात क्लियर है। अब देखो यहाँ हो रहा है कितना, 3 और 2 5, 5 16 में से 5 गया तो इसका मतलब 11। देखो 11 वाला नियम सेटिस्फाई करेगा कि या तो 0 हो या फिर 11 हो। तो यहाँ से तो ये बात तो क्लियर होगी कि ये संख्या 11 से भी कटेगी अगर x के बदले 3 रखते हैं और y के बदले 2 रखते हैं। x के बदले 3 रखा है, y के बदले हमने 2 रखा है। मैंने बता दिया x को बड़ा क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पर हमें पॉजिटिव वैल्यू लेके आनी थी। बात क्लियर है। अब आ जाओ जरा यहाँ पर, अब आ जाओ। अब हमें 7 का नियम भी तो देखना पड़ेगा कि 7 का सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। 2 8 3 और 2, ठीक है ना। अब देखो 7 का नियम कर रहा है नहीं कर रहा, इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, 2 दूनी 4 मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो 2 दूनी 4, 4 इसमें से घटा दो, 4 इसमें से घटा दिया तो बचा हमारे पास 9, ठीक है। और ये बचेगा 7 और ये बचेगा 2। अब 9 दूनी 18, 18 इसमें से घटा दो, ठीक है। तो ये बचा हमारे पास 9, ठीक है। एक इधर चला गया 0 और एक 6 बचा। सही माइनस किया है ना हमने यहाँ पर। 9 दूनी 18, 18 फिर इसमें से दिख रहा है आपको यहाँ तक, मुझे लग नहीं रहा कि दिख रहा होगा, है ना। एक मिनट रुकना, मैं कैमरे को थोड़ा सा और एडजस्ट कर देता हूँ, शायद दिखने लगे। नहीं दिखेगा, मैं मिटोगे ना उसको ऊपर लिख देता हूँ, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। एक मिनट को रुकना मुझे, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो 6 2 7 9 था, 9 दूनी 18, 18 इसमें से हमने घटाया और कुछ भी नहीं किया, ठीक है ना। ये तो था, हाँ ठीक है, यहाँ तक तो दिख रहा है ना, ये आ गया था। अब इसमें से फिर से घटा दिया। देखो तब तक घटाते रहो जब तक तुम्हें ये ना पता चले कि हाँ ये 7 से कट रहा है, ठीक है। तो लास्ट वाली संख्या 7 से कटेगी, तब तक घटाते रहो। तो यहाँ 9 बचा और यहाँ बचा, एक इधर चला गया ना, ये हो गया 0, ये हो गया ये। अब 9 दूनी 18 फिर से इसमें से घटा दो तो बचेगा हमारे पास 42। अब देखो जो ये 42 संख्या आई है, 42 देख पा रहे हो क्या आप लोग, 42 बिल्कुल दिख रही है, ठीक है। 42 को 7 से भाग कर रहे हैं तो इसका मतलब सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब सेटिस्फाई कर गया। तो इसका मतलब हमने जो लिया है 3 और 2 एकदम करेक्ट है। तो अब आ जाओ, सारी चीज़ें छोड़ो और यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगे कि 4 मल्टीप्लाई 3 और 3 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो गया 12, 12 में से 6 गया, 12 में से 6 गया तो 6, इट विल बी योर आंसर। बात क्लियर है क्या? सारे कॉन्सेप्ट के साथ समझाने की कोशिश की है। अगर एग्जाम में करना होता तो हम कैसे करते, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ, डायरेक्ट कैसे करते। देखो 3 और 2 अगर आपने वैल्यू निकाल ली है ना, तो आप सेटिस्फाई मत करो, मेरे हिसाब से तो सेटिस्फाई मत करो, सीधी वैल्यू पुट करके देख लो, वैल्यू पुट करके देख लो और ऑप्शन में मैच करके देख लो कि हो रहा है या नहीं हो रहा, मतलब कि ऑप्शन के हिसाब से आंसर आ रहा है नहीं आ रहा, उसके बाद आप सेटिस्फाई कर सकते हो। बात क्लियर है। और दूसरी बात रही कि ऐसे क्वेश्चन कैसे, देखो जब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन भी तो होते हैं जो आपके 10-10 सेकंड में हो जाते हैं, ठीक है। कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा भी तो होगा जो टाइम टेकिंग होगा, और इन क्वेश्चनों को पहले से करके रखा होगा तो बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। बात क्लियर है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको टाइम लिया, समझाने की कोशिश किया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बात करने क्वेश्चन नंबर कौन सा, 14 देखेंगे ना, है ना। 14 कह रहा है 248 सेंटीमीटर आयतन वाले एक ठोस घन को 2 सेंटीमीटर किनारे वाले छोटे ठोस घनों में विभाजित किया गया है, तो छोटे बने घनों की संख्या पूछिए। देखो मैं आपको आसानी से भाषा में बताता हूँ। जैसे मान के चलो ये एक वर्ग है, वर्ग का ही तो 3D रूप हैगा, कौन सा, क्यूब, है ना, h की वैल्यू। अच्छा इसको सीधा सीधा बनाओ ना यार, बड़ी एक तो गंदी है ड्राइंग अपनी, ठीक है, डायग्राम ही नहीं बनते सीधे सीधे, खैर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, ये बन गया एक वर्ग, वर्ग का ही 3D रूप होता है क्या, क्यूब। इसमें छोटे छोटे आपको क्यूब रखने हैं, तो इसका मतलब है देखो ऐसे आएंगे, जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं उसे क्यूब कहते हैं, कुछ इस प्रकार से आएंगे, बात सही है। तो इसका मतलब ये वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम ऑफ किसका, क्यूब का। ये छोटे वाले क्यूब और बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम बराबर होगा जब ही तो उसमें होगा। अरे मान के चलो एक क्या है, कुछ भी मान लो, एक ड्रम है, उसमें आप पानी डाल रहे हो, ठीक है, पानी किसी पाइप से डाल रहे हो, तो उसका जो वॉल्यूम होता है और उस जिस हौद में आप पानी डाल रहे हो उसका वॉल्यूम बराबर होता है। ऐसे क्वेश्चन भी मैंने आपको कराए हैं। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है,
ए का क्यूब होता है। लेकिन इसका वॉल्यूम हमें क्वेश्चन में दे रखा है, इसका वॉल्यूम कितना दे रखा है 248 दे रखा है। लेकिन इसकी एक भुजा दे रखी है, जो छोटे छोटे बनाए जा रहे हैं उसकी भुजा कितनी है 2 है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे क्यों, इसका क्यूब निकालेंगे। इसका क्यूब तो इसका वॉल्यूम तो ऑलरेडी दे रखा था क्वेश्चन में, लेकिन इसकी भुजा दे रखी है, तो भुजा दे रखी है तो भुजा की 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या निकल जाएगा, उसका वॉल्यूम निकल जाएगा। क्यों, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए का क्यूब। बस कोई दिक्कत नहीं है। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 8 तिया 24 हो गया, 8 एकम 8 हो गया। तो यहाँ से नंबर निकल के आ जाएगा कि कितने नंबर ऑफ क्यूब इसके अंदर आ सकते हैं, तो उसकी संख्या हो जाएगी कितनी 31 है। ऐसा कुछ ऑप्शन में बिल्कुल रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, देखते हैं कि 15 में क्या दिया गया है। 15 क्वेश्चन देखो, मैं आपको नहीं कराऊंगा, आप खुद करेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि बेहद आसान क्वेश्चन है। और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी जरूर देना है आप लोगों को, है ना। देखते हैं कि किस किस का ठीक जाता है। कह रहा है एक्स की वैल्यू x/y इक्वल टू 1/3 दे रखा है। तो इसका मतलब है एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू 3 है। तो जहाँ पर भी x दे रखा है तो वहाँ पर वैल्यू पुट कर दो कितनी 1, जहाँ y दे रखा है वहाँ वैल्यू पुट कर दो 3। बस जैसे 2 मल्टीप्लाई x हैगा तो 2 गुणा 1 कर दो, 5 की मल्टीप्लाई किसके 3 के साथ। जो भी रेशो होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आप लोग क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। कह रहा है एक मनी लैंडर चार्ज 40 रुपीज़ एज सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ 600 फॉर 4 मंथ। व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। कह रहा है कि एक मनी लैंडर है जो ब्याज वगैरह पे पैसे देते हैं, वो क्या कर रहा है 40 रुपये लेता है। 40 रुपये लेता है, 600 रुपये उसने उधार दिए, 40 रुपये ब्याज के रूप में लेता है और 4 महीने में लेता है। तो कह रहा है कि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रहे हैं। तो हमें प्रिंसिपल दे दिया गया है 600 रुपये क्वेश्चन में, और आपको टाइम दिया गया है 4 मंथ दिया गया है। ठीक है, और आपको क्या दे रखा है SI दे रखा है। तो आप क्या रेट नहीं निकाल सकते, बताओ। आसान सा फॉर्मूला होता है रेट का, SI इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल इंटू टाइम। बस तो SI की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, बता सकते हो। SI आ गया हमारे पास कितना 40 रुपये है का, ये 4 मंथ है। ठीक है, SI इंटू 100 हो गया, और यहाँ से R की वैल्यू तो निकाल ही रहे हैं आप लोग, और ये हो गया 600 रुपये, ये हो गया 600। 4 महीने हैं तो महीने को कन्वर्ट करेंगे साल में तो 12 आ जाएगा। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो हमने 12 से डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसने पर एनम बोला है क्वेश्चन में। 2 0 से 2 0 काट दी, 4 से इसको काटा तो 10 बार गया, 6 दूनी गया तो 10 दूनी 20 हो गया। तो यहाँ पर आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 20% निकल करके आ गया। तो ये रही बात क्वेश्चन नंबर 16 की। चलते हैं आप 17 की और देखते हैं कि 17 में क्या दिया गया है आप लोगों को। 17 क्वेश्चन क्या दिया गया है। कह रहा अ शॉपकीपर सेल्स अ टॉय। ठीक क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, बहुत आसानी से करेंगे। अ शॉपकीपर सेल्स अ टॉय बाय गिविंग 20% डिस्काउंट। ठीक है, कह रहा है एक शॉपकीपर, एक दुकानदार हैगा 20% की छूट पर एक खिलौने को बेचता है। ठीक है, इट्स मार्क प्राइस एंड गेन्स 25%। कह रहा है इतना बेचने के बाद ना 25% का लाभ लेता है। व्हाट इज़ द मार्क प्राइस ऑफ द टॉय। ठीक है, और इसकी कॉस्ट प्राइस दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, चलो सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, मैंने कहा कुछ भी ना मिले तो हम CP को 100 मान लेते हैं। CP को कितना माना हमने 100। ठीक है, जब CP को 100 माना तो उसने कहा कि उसे 25% का लाभ हो रहा है। देखो, उसने बोला है ना मार्क प्राइस एंड गेन्स 25%। कह रहा है कि उसे 25% का लाभ हुआ, तो इसका मतलब वो वस्तु बेची जो गई है वो 125% की बेची गई है। इतनी बात समझ पाए क्या भाई। 100 की थी, 25% का लाभ के लिए 125 की बिकनी चाहिए। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में उसने कहा गया है कि इसका इट्स कॉस्ट प्राइस इस कितना 2400 रुपये। इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 2400। इसका मतलब 100 की वैल्यू 2400 है। 100 की वैल्यू 2400 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू सिर्फ 100 आ जाएगी। 1 की वैल्यू सिर्फ 24 आ गई। अगर हम इस 24 की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दें तो सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। बात क्लियर है, तो सेलिंग प्राइस निकाल लो जल्दी से। 24 पंजे 120 होता है ना, 24 पंजे 120 होता है, और 24 दूनी 48, 48 और 12 0 आ जाएगा। 24 से कम 24, 24 दूनी 48, हाँ ठीक है 24 से, तो ये 3000 आ गया। तो इसका मतलब 2400 रुपये था उसका CP था, और 3000 रुपये उसका SP हो गया। तो देखो 25% की छूट हो गई। इतनी बात के लिए हमको सबसे पहले उसका SP निकालना था, और हमने उसका SP निकाल भी लिया है। ठीक है, अब आ जाओ। अब दूसरी चीज़ क्या कही गई है क्वेश्चन में। कह रहा है कि MP पर 20% का डिस्काउंट देता है।
MP पर देखो क्वेश्चन में बोला गया है ना, बाय गिविंग 20% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस, ठीक है। 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी उसे कितने का लाभ हो रहा था, उसे 25% का लाभ हो रहा था, ठीक है। अगर हमने माना कि MP अब 100 है और ये डिस्काउंट देगा 20% का, तो इसका मतलब है ये 80% पे सेल कर रहा था। समझ पा रहे हो मेरी बात को? कितने पर सेल कर रहा था? 80% पर। ये सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। 80% पर सेल कर रहा था और हमें सेलिंग प्राइस ये पहले ही मिल गया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस 80% की वैल्यू ही तो ये है और हमें 100% की वैल्यू निकालनी थी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से 80 से भाग करेंगे तो फिर से 1% की वैल्यू निकाल देंगे, हम निकाल देंगे ना, मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो फिर हमारे पास आ जाएगा कि मार्क प्राइस कितना था। तो 0 से 0, 4 दूनी 8, 4 से काटा 25 है ना, 2 से काटा तो कितना आ गया हमारे पास 150, तो 25 पंजे 125 हो गया, 25 एकम 25 और 25 और 12 27 10 37, ठीक है। तो आगे हमारे पास कितना 3750 रुपये क्या हो जाएगा, इसका मार्क प्राइस पूछा था हमने, 100% की वैल्यू निकाली है, तो ये आ जाएगा हमारे पास मार्क प्राइस, ठीक है। व्हाट इज़ द मार्क प्राइस, बिल्कुल ठीक है, यही पूछा गया था क्वेश्चन में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। 17 तो हो गया ना, 18 भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है इसको। और हर क्वेश्चन को मेरे हिसाब से वीडियो को रोक के करने की कोशिश किया करो पहले, फिर आपको और अच्छा समझ आएगा। और खुद से कर लिया तो ये तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है फिर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे, ठीक है। एक आदमी कार्यालय की और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आ जाता है। अगर उसे ऑफिस जाने और वापसी आने में 16 घंटे का समय लगता है, तो ऑफिस से कितनी दूरी है? उसके घर से ऑफिस की दूरी पूछी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो स्पीड दे रखा है आपको, स्पीड कितना दे रखा है? स्पीड दे रखी है 5 और 8 दे रखी है, रेशो नहीं दे रखा है। स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। अब लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि स्पीड जो होती है, स्पीड का उल्टा क्या हो जाता है? टाइम होता है। स्पीड का जो रेशो है उसका अपोजिट टाइम का रेशो होता है। स्पीड आपको ये दे रखी, तो इसका मतलब टाइम के रेशो की बात करेंगे तो ये हो जाएगा, ये टाइम का रेशो हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। हमने टाइम का रेशो क्यों निकाला है मैं बता देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में आपको टाइम दे रखा है 16 घंटे। अगर नहीं दे रखा, स्पीड दे रखी होती तो इसी रेशो से काम चल जाता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 8 5 13 की वैल्यू क्वेश्चन में जो दी गई है, कितनी दी गई है? 16 घंटे। भाई हमें जो टाइम लग रहा है वो 13 घंटे लग रहे हैं, उसने कहा 16 घंटे लग रहे हैं, तो हमने कहा भाई 1 की वैल्यू निकाल दें। तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए हमें 13 से भाग करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने 13 से भाग कर दिया, यहाँ से 1 की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। लेकिन याद रखना ये निकला क्या है हमारे पास? टाइम ही तो निकला है, क्योंकि टाइम को टाइम से ही कंपेयर कर रहे थे, तो जो भी निकला यहाँ से टाइम निकला, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे डिस्टेंस पूछा गया है, तो अगर डिस्टेंस निकालना है हमें, तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? स्पीड की मल्टीप्लाई टाइम के साथ कर दें। टाइम तो हमें ये दे रखा है, टाइम ही तो दे रखा है, तो इसकी मल्टीप्लाई स्पीड के साथ और करनी है बस। तो स्पीड ज़रा देख लेते हैं, स्पीड कितनी है। अब चाहे तुम इससे कर लो, चाहे इससे कर लो, किसी से भी कर लो, ठीक है। पहले तो 8 की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 8 की वैल्यू निकालेंगे, फिर मल्टीप्लाई 5 कर दो। बात क्लियर है? तो इसका हो जाएगा, देखो 8 पंजे 40 और 16 चौक 64, ठीक है। देखो कैलकुलेशन करने का भी मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ। देखो अगर आप 16 की मल्टीप्लाई 8 से करते, 16 8 कितना हो जाता है? 128, और फिर उसके मल्टीप्लाई 5 से करते तो हो सकता था आपको दिक्कत होती, लेकिन ऐसे कर रहे हो 8 पंजे 40, दो छोटी छोटी ही कर ली, 8 पंजे 40 और 16 चौक 64, आसानी से कर पाए। खैर 13 चौक 52 हो गया, है ना। 13 चौक 52, 13 पंजे 65 ज़्यादा हो जाएगा, 13 चौक 52 ही पे जाएगा, और यहाँ 0 आ गया 2। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? नहीं, 13 निम 117, 13 निम 117 और 13 निम 117 पॉइंट लगा, 0 और बढ़ा दिया, 13 निम 117, तो बचेगा हमारे पास। देख पा रहे हो क्या यहाँ तक? दिख भी रहा है क्या? हाँ बिल्कुल ठीक ठीक दिख रहा है यहाँ तक, तो खैर बस। तो अब यहाँ से 3 बचेगा, 13 दूनी 26 और आ जाएगा। पहली बात तो इतना ही छोड़ देना था कि कोई और ऑप्शन है ही नहीं 49 जैसा, है ना, नहीं है ना। हाँ लेकिन फिर भी कर लेते हैं, 13 दूनी 26, तो 49.2 आ जाएगा। इट विल बी योर आंसर। तो उम्मीद करते हैं बात समझ आ गई होगी। है क्या ऑप्शन में? हाँ बिल्कुल ठीक। और ये निकाला गया डिस्टेंस। अब देखो किसी को डाउट हो रहा होगा कि हम इससे भी निकाल सकते थे। बिल्कुल सर आप इससे भी निकाल सकते हैं। मल्टीप्लाई 5 करेंगे, जहाँ पर ये टाइम दे रखा है 5 की वैल्यू निकालेंगे, फिर मल्टीप्लाई 8 कर देंगे, बात तो वही हो जाएगी। लेकिन ठीक है, तो ये रही बात क्वेश्चन नंबर 18 की। चलते हैं 19 की और देखते हैं कि 19 में क्या दिया गया हम लोगों को। कह रहा 90 सेंटीमीटर लंबाई वाली डोरी के एक टुकड़े को काटा जाता है जिसकी लंबाई का अनुपात दे रखा है 3 और 7। कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे लंबे टुकड़े की लंबाई पूछी गई है क्वेश्चन नंबर 19। तो देखो जो अनुपात है वो कितना दे रखा है? 3 और 7।
आपको टोटल जो दे रखा है, टोटल 90 दे रखा है, तो हमारे पास टोटल कितना बन गया। देखो जैसा क्वेश्चन में आगे कहता है आप वैसे ही पीछे से करके चलो। हमारे पास टोटल है 10, अगर वो डिफरेंस देता तो हम अंतर देख लेते, ठीक है। सम दिया है तो सम देख लेंगे, मल्टीप्लाई दिया है तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन मल्टीप्लाई के केस में आप इसको x मानना, याद रखना, क्योंकि फिर एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकलती है। खैर, तो यहाँ भी x ही मान लो 7 3 10x हो गया, 10x बराबर 90, तो x की वैल्यू यहाँ से निकल करके आ गई 9। बड़ी वैल्यू पूछिए तो मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इसके साथ, 963, तो मल्टीप्लाई 7 कर दी, बस ये आप लोग आंसर हो जाएगा कितना, 63। तो ये रही बात क्वेश्चन नंबर 19 की। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 और देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोगों को क्या दिया गया देख लेते हैं एक बार जल्दी से। तो बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, दिख रहा होगा आप लोगों को 20 में क्या दिया गया है, ठीक है। कंपनी डी और सी के उत्पादन को एक क्या दे रखा, एक साथ दर्शाने वाले क्षेत्रों का केंद्रीय कोण डिग्री में बताना है। केंद्रीय कोण डिग्री में क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो डी और सी में, देखो सी में आपको 25% दे रखा है, डी में दे रखा है आपको कितना, 7%, है ना। तो दे दिया आपको डी में, दे दिया आपको कितना, दोनों को जोड़ लेते हैं ना, तो दोनों को जोड़ा तो हमने 32% बन गया। सी और डी जोड़ा है यहाँ पर, सी डी तो पूछा आपसे, डी सी पूछा है ना, तो डी सी का कितना निकल के आ गया, 32%। अब हमें 1000 टोटल संख्या दे रखी है, 1000 का 32% कितना हो जाएगा, तो 1000 का 32% कैसे निकालेंगे आप लोग। हमने यहाँ पर 32 पता है ना कैसे, डी और सी को जोड़ लिया, एक का 25 है, एक का 7 है, दोनों का 32 हो गया। यहाँ से इसको काटा तो 320 आ गया, दोनों की संख्या कितनी हो गई, 320। अब हमें करना क्या था, अब हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री, एक सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 का होता है, 360 से कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पर डिवाइड करेंगे किससे, 1000 से। क्यों, नंबर ऑफ टोटल जो दे रखे हैं इसमें कितने दे रखे हैं, 1000 दे रखे हैं, ठीक है। बस अब कुछ भी नहीं करना, 0 से 0 काटो, 0 से 0 काट दिया, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1188, ठीक है, बटे 10। तो ये बन जाएगा, देखो यहाँ से 0 हटेगी तो एक अंक के बाद दशमलव आ गया, और ये इसको कन्वर्ट कर दिया हमने डिग्री में। तो यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। डिग्री कैसे आगे पता है ना, 360 से मल्टीप्लाई किया। चलिए, तो आज के लिए इतना ही बहुत है, कंप्लीट हो चुका है अपना पूरा।